के महासचिव और राज्यसभा के सांसद हैं। पार्टी और संगठन के बीच तारतम्य स्थापित करने की वजह से इनकी एक खास पहचान है। अगर बीजेपी की ओर से कोई भी आदेश जारी होता है तो उसके नीचे एक शख्सियत का नाम लिखा होता है। वो नाम है अरुण सिंह का। फिलहाल आपके पास दो बड़े राज्यों का प्रभार भी है। अरुण सिंह राजस्थान और कर्नाटक के प्रभारी हैं। दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए काफी अहम हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार में अरुण सिंह की भूमिका काफी सराहनीय रही। इसके अलावा राजस्थान में भी वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया गुट को एक साथ लाने में जुटे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार अरुण सिंह का न्यूज इंडिया के कॉन्क्लेव में स्वागत है। तो न्यूज इंडिया के इस कॉन्क्लेव में बहुत स्वागत है अरुण सिंह जी का, और मैं चेयरमैन सर को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे आए और मोमेंटो और शॉल देकर स्वागत करें अरुण सिंह जी का। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह। इनके ऊपर राजस्थान की जिम्मेदारी है। राजस्थान एक बेहद अहम राज्य, जहां की जिम्मेदारी अरुण सिंह के कंधों पर दी गई है। 2023 में वहां भी इलेक्शंस होने हैं, और ऐसे में 2023 में सत्ता वापसी की जिम्मेदारी जो है अरुण सिंह के कंधों पर है। वो हमारे साथ स्टेज पर इस समय है। तो न्यूज इंडिया के मंच पर लगातार एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और अरुण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और उनके साथ चर्चा का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी। विजय सर, आप चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अरुण सिंह जी के बारे में कुछ चीजें तैयार की हैं हमने, वो आपको दिखाना चाहेंगे सर, प्लीज। अरुण सिंह बीजेपी के महासचिव और राज्यसभा के सांसद हैं। पार्टी और संगठन के बीच तारतम्य स्थापित करने की वजह से इनकी एक खास पहचान है। अगर बीजेपी की ओर से कोई भी आदेश जारी होता है तो उसके नीचे एक शख्सियत का नाम लिखा होता है। वो नाम है अरुण सिंह का। फिलहाल आपके पास दो बड़े राज्यों का प्रभार भी है। अरुण सिंह राजस्थान और कर्नाटक के प्रभारी हैं। दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए काफी अहम हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार में अरुण सिंह की भूमिका काफी सराहनीय रही। इसके अलावा राजस्थान में भी वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया गुट को एक साथ लाने में जुटे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार अरुण सिंह का न्यूज इंडिया के कॉन्क्लेव में स्वागत है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के इस मंच पर, और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी। विजय सर। बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका कि इतनी व्यस्तताएं, दो राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी आप ले रखी है। एक तो वैसी पार्टी बड़ी है, फिर दो राज्य राजस्थान और कर्नाटक उनकी जिम्मेदारी। एक बात मैं बताऊं अरुण सिंह जी के लिए, अरुण जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। ऐसे बहुत कम नेता होंगे जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी हो, बड़ी ताकत हो, उसके बाद भी उतनी की उतनी विनम्रता बनी रहे। तो अरुण जी विनम्रता के मामले में बहुत रोल मॉडल हो सकते हैं हमारे राजनेताओं के। तो उसके लिए बहुत ये आपका बड़प्पन है, मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरुण जी, जब आपके पास दो राज्यों की जिम्मेदारी की बात हम कर रहे हैं कि दो राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक, दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो क्या तैयारी कर रहे हैं? आजकल भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो कोशिश हो रही है वो हो रही है मरम्मत की और वाइट वॉश की, घर के सब कुछ बदल डालने की। उत्तराखंड में बदला, गुजरात में बदला, लगातार आप बदलते रहते हैं। तो अब क्या राजस्थान में वाइट वॉश का नंबर आया है? नहीं, राजस्थान में वाइट वॉश का नंबर नहीं है, लेकिन राजस्थान में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कांग्रेस की गहलोत सरकार चल रही वहाँ पे चारों ओर निराशा का वातावरण है। युवा त्रस्त हैं, किसान बदहाल है, और चारों ओर जंगल राज है। सरकार को बदलना चाहते हैं लोग, और ऐसा जंगल राज राजस्थान में आज तक जनता ने नहीं देखा। महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। सरेआम बैंकों की डकैती होती है। SC ST के अत्याचार में नंबर 1 है।
बेरोजगारी में देश में नंबर 2 है, 27% बेरोजगारी आज राजस्थान में है। जी जनता परेशान है। और हो क्या रहा है, पिछले 4 सालों से केवल कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, 2 गुट बने हुए हैं, सचिन पायलट गुट और जो अशोक गहलोत गुट, दोनों में एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है। और मंत्री सरेआम मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं। कभी लगता है कि एक सर्कस कोई राजस्थान में चल रहा है क्या? एक घोषित मुख्यमंत्री, एक अघोषित मुख्यमंत्री, दोनों में इतना भयंकर लड़ाई है गुट में। तो ऐसा तो राजस्थान में कभी किसी ने देखा नहीं, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जैसा राजस्थान में। और इसके कारण राजस्थान की भोली भाली जनता को पिस रही है उसमें। अच्छा, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस मैं आपने की। पूरी कहानी सुनाई, लगा मुझे बीजेपी की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी में कहा है, बीजेपी में सभी- एक अध्यक्ष हाँ, है, हाँ, दूसरा अध्यक्ष बनना चाहता है, दूसरा अध्यक्ष जो है एक मुख्यमंत्री बनना चाहता है, एक मुख्यमंत्री आप बनने नहीं दे रहे। नहीं, बीजेपी में सभी नेता, एक नेता जो है पार्टी ऑफिस पहुंचते नहीं, एक पार्टी ऑफिस से उठते नहीं। मेरे को तो मुझे लगता लगा है- आप कांग्रेस की बजाय बीजेपी की बात करने लगे, इसलिए मैं माफ कीजिए, सॉरी। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, पिछले 8 से 10 मीटिंग अगर आप देखिए, कोर कमेटी की बैठक हो, जी कार्य समिति की बैठक हो, सभी नेता थे कि नहीं थे? अभी 3 दिन पहले झुंझुनू में बैठक हुआ, उस झुंझुनू के बैठक में कौन से नेता बीजेपी का नहीं था? सभी नेता एक मंच पे, उस मंच पे थे। कोर कमेटी में भी सभी नेता एक साथ आ रहे हैं। फिर भी मीडिया को लगता है कि और भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा है नहीं, तो ये 2 गुट दिखाते रहो। अरे बड़ा गुट जहाँ मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे हैं, सचिन पायलट मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गुड़ा है वो मुख्यमंत्री के बोल रहे हैं, प्रताप केजरीवाल और दूसरा मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं, तो वो दिखता ही नहीं, इतनी झगड़ा हो रही वहाँ पे। तो सर, आप भी तो कांग्रेस की इतनी मदद करते हैं। मैं वैसे आपका जो दिल है ना इतना बड़ा है कि मैं हमेशा उसका बहुत वो रहता हूँ कि वो अशोक गहलोत जी से नाराज़ हो गए सचिन पायलट, तो उनके एमएलए जयपुर से चले, हरियाणा पहुँचे, तो फिर आपने सब इंतजाम किया। अच्छा किया आप, वैसे भी आप अतिथि का बहुत सम्मान करते हैं, तो सचिन पायलट, उनके एमएलए, उनकी सबकी आपने पूरी खातिरदारी की। नहीं, अब ये अलग बात है कि पार्टी के कोई दूसरा लीडर अशोक गहलोत जी के साथ चल रहा था, इसलिए वो गिर नहीं पाई। नहीं, हम कभी भी किसी भी सरकार को गिराने में विश्वास नहीं रखते, ना सरकार गिराते हैं। अगर उनके अंदरूनी जो कला है, अगर कांग्रेस के लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जो नीतियां हैं, उनके नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अगर मान करके आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करके आ रहे हैं, तो उनको हम स्वीकारते हैं। हम किसी भी सरकार को गिराने का काम नहीं करते हैं, अपने आप सरकार गिरती जा रही है। अब कांग्रेस की 2 ही जगह तो सरकार बची है, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़। आने वाले समय में दोनों जगह से साफ हो जाएगी। दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं। दोनों जगह चुनाव होने वाले, एक ही साथ चुनाव होने वाले। और मुख्यमंत्री जी को खुद भी मालूम हो गया है, उनको पता हो गया कि अब गहलोत जी को कि हमारी सरकार है नहीं आनी है, खुद भी जान चुके हैं, तभी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। तो सर, आपको लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है अगले चुनाव में, तो फिर तो आपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा तय कर लिया होगा, और अरुण जी के साइन के बिना तो वो बनने वाला नहीं है कोई। नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर का चेहरा मैं स्पष्ट में बताऊं, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा होता भी है, नहीं भी होता। 2017 के चुनाव से पहले देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, और कभी चेहरा होता भी है। लेकिन चेहरा होगा नहीं होगा, किस समय घोषणा होगी, ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च जो निर्णायक बॉडी है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह निर्णय लेता है। तो उचित समय वो निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे मित्र लोगों ने कहा कि पार्टी से कुछ लीडर्स को बुलाएं। मैंने कहा नहीं, अरुण सिंह जी को बुलाना, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो वो बताएंगे कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। नहीं, तो हमने तो इसलिए तो आपको बुलाया, और अब आप मेरे को बता नहीं रहे। सब लोग मुझ पर नाराज होंगे कि लो आपने अरुण जी को बुलाया और उन्होंने बताया भी नहीं आपको नाम। नहीं, हम तो बहुत छोटे से सामान्य कार्यकर्ता हैं पार्टी के। सर, ये यह जो निर्णय है, ये जो पेन है, इसी काम आता ना कि आप नाम लिखकर भेज देते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में कि ये चीफ मिनिस्टर होगा। मैंने कहा जो पार्टी निर्णय लेती है, वो निर्णय के बाद जरूर मैं हस्ताक्षर करता हूँ। तो इस हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी की, वह निर्णय लेती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यह सब निर्णय लेंगे बैठ करके ना, चेहरा होगा नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लगातार विजय हासिल हो रही है। अभी हम हिमाचल और गुजरात में भी चुनाव जीतेंगे, और आने वाले समय में कर्नाटक और राजस्थान, अन्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर, आपने हिमाचल का जिक्र किया, तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया
कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो ये नारा तो राजस्थान में भी चल सकता है। वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हर बार सरकार बदलती है, सरकार के विरोधी वोट होते हैं। तो हिमाचल में राज नहीं रिवाज बदलेगा तो राजस्थान में भी रिवाज बदल सकता है। नहीं, ट्रेंड आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के विजय के साथ है। आप विजय त्रिवेदी जी, आप ये देखिए, पहले उत्तराखंड में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अभी चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत से बनाई। उत्तर प्रदेश में एक बार सपा एक बार बसपा, एक खेल चलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी जी के काम के आधार पर फिर हम सरकार बनाए। मणिपुर में भी हम सरकार बनाए, गोवा में भी हम सरकार बनाए। अभी ट्रेंड जो है ना, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विजय का ट्रेंड है। वो काम के आधार पर ट्रेंड जीत रहे हैं हम लोग। और जो किसान है, गरीब है, एससी है, एसटी वर्ग है, यह आज नरेंद्र मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है, क्योंकि उनके जीवन में जिस प्रकार का बदलाव ले आने का काम किए, इसलिए वो हमारे साथ है। हम जीत रहे हैं और यह जीत रहे हैं तो आगे भी जीतेंगे। तो सरकार बनाने पर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार बनाने पर मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आता है कि जो मैं कहता हूँ वो तो मैं करता ही, और जो नहीं कहता वो ज़रूर करता हूँ। वैसे ही बीजेपी है, जहाँ चुनाव जीत जाए वहाँ तो सरकार बनाते ही हैं, जहाँ चुनाव नहीं जीतते वहाँ ज़रूर सरकार बनाते हैं। नहीं, हमको लगता है कि ये जो मैं सब राज्य आपको दिखाया हूँ, चाहे मणिपुर में हमारी कंफर्टेबल मेजॉरिटी, गोवा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी, यूपी में 2/3, उत्तराखंड में पूरी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीत रहे हैं। तो इसमें दिक्कत पहले क्या जब है? मेजोरिटी नहीं आई तो आपने मेजोरिटी बना सकते हैं आप। नहीं, महाराष्ट्र में बना लेते हैं, नहीं, गोवा में बना लेते हैं, मणिपुर में बना देखिए, लेते हैं। ये इसलिए तो अब किसी को ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग इशू है, सरकार बीजेपी की बनेगी। नहीं, चुनाव जीतेंगे भी और सरकार बनाएंगे भी। चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट रखिए, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। एक काम आप अच्छा करते हैं सर कि जब भी चुनाव होते हैं तो पूरी घर की मरम्मत, वाइट वॉश, घर के सब जो बल्ब फ्यूज होने लग रहे होते हैं, लाइट कम हो रही होती है, उनको बदल देते हैं, तो उससे थोड़ा सा घर नया लगने लगता है। फिर अभी अब उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदले, कोई बात नहीं, क्योंकि घर में लाइट ठीक नहीं हो तो फिर बदलना ही पड़ता है। गुजरात में भी बदलना ही पड़ता है, लेकिन रोशनी ठीक हो जाती है। फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं। पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके वह काम करते हैं, इसलिए वह पद किसी भी कार्यकर्ता के लिए बड़ा छोटा नहीं होता। व्यवस्था परिवर्तन चलता रहता है, उस व्यवस्था परिवर्तन में पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी में सरकार के जो मंत्री हैं, वह व्यवस्था परिवर्तन के नाते लगातार उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो यह सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन हमारी पार्टी में कभी भी विद्रोह नहीं होता। हमारी पार्टी में सभी नेता और कार्यकर्ता एक मन से एकजुट होकर के पार्टी के साथ मिल करके पार्टी के वो जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हो, तत्पर काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रशिक्षण वर्ग भी करती है। पार्टी के कार्यकर्ता एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतलब वह भी मालूम है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। हमारे एकात्म मानववाद की विचारधारा, अंत्योदय के हम संकल्प को लेकर आगे चलते हैं। देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं। तो इसमें कार्यकर्ताओं को मालूम होता है। इसलिए हमारे पार्टी में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मनभेद नहीं होता। मतभेद हो सकता है, मतभेद तो होता है, आपकी राय है, आपकी राय है, लेकिन मनभेद कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में नहीं होता। तो राजस्थान में अभी मतभेद चल रहा है, मनभेद नहीं हुआ। नहीं, मतभेद तो होना ही चाहिए। 2-4 इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, किसी विषय पे चर्चा रख रहे हैं, अपना मत किसी का कुछ होगा, किसी का मत कुछ होगा। कोई कहेगा इस प्रकार से आंदोलन करो, कोई कहेगा ऐसे आंदोलन करो, लेकिन मनभेद तब होता है जब बीच में बातचत बंद हो जाती है। हमारे यहाँ मनभेद नहीं होता। जब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को हराते हैं तब मनभेद होता है। देखिए विजय जी, मैं बड़े आज एक तरीके से दुखी मन से कहूँ तो राजस्थान की स्थिति इतनी खराब है। 6 लाख जो गोवंश हैं उनकी मृत्यु हुई लंपी बीमारी के कारण, उनको मुआवजा नहीं मिला। 27 लाख ऐसे जो नौजवान हैं, राहुल गांधी जी आए थे, कहते 1 2 3 4 5 6 10 की गिनती कर रहा हूँ, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे,
मंच से पिछले चुनाव में आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और तो और 15,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलामी हो गई है। 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। जितने भी आप देखिए, कानून व्यवस्था का तो ऐसा हालत है कि सरेआम डकैती होती है। और राजस्थान जैसे राज्य में साधु जो होते हैं 550 दिन धरना पे बैठने के बाद, जो संत विजय दास हैं, वह भरतपुर में वो जाके आत्महत्या करते हैं। जयपुर शहर में एम्बुलेंस के अंदर महिला के साथ बलात्कार होता है, और जयपुर शहर के अंदर टीचर अपने आप को आग लगा लेती है। और जयपुर में ही एक महिला जाती है बकरी चराने के लिए, उस महिला के पैर में वो होते हैं कड़ा होता है, कड़े के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जब चरवाहा जाता है बकरी चराने के लिए, उसके कान में बाली होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और विधायक जो हैं राजस्थान में गहलोत सरकार, वो धमका करके जाते हैं, मुख्यमंत्री को रेजिग्नेशन देते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग कराते हैं, और जो अच्छे अधिकारी को किनारे बैठे हैं, जो गड़बड़ अधिकारी भ्रष्ट वो शासन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल जंगल राज है शांतिप्रिय प्रदेश में, बिल्कुल ही जंगल राज है। ऐसी व्यवस्था बहुत ही दर्दनाक है। लोग आक्रोशित हैं। इसलिए हमने तय किया कि अभी 1 दिसंबर से 60,000 किलोमीटर की हम लोग वो पदयात्रा करने वाले हैं और जन आक्रोश यात्रा करने वाले हैं। तो ये जो जंगल राज खत्म करने के लिए आप समझ रहे हैं कि वसुंधरा जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा सकता है? हमारे बता दिया, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो नेता के योग्य होते हैं। हर कार्यकर्ता नेता है, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। नेता और कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है, सभी एक है। तो समझ नहीं आई बात। मैं इतनी विद्वता वाली बात नहीं समझ पाता ना। मतलब हकीकत वसुंधरा जी की लीडरशिप में नहीं लड़ा जाएगा चुनाव? मैं कहा हकीकत है। मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा ना, हम सामान्य कार्यकर्ता को इसमें बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें सर, कर्नाटक का भी आपके पास प्रभार है, कर्नाटक में सरकार है आपकी, कैसे आप देख रहे हैं, क्या वहाँ पर स्थिति हो रही है? वहाँ पर भी आपने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, आप टाइम पर सचेत हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये चलने वाला नहीं है, इसने बहुत गड़बड़ कर दी है, काम नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगी, तो आप बदल देते हैं। तो फिर जनता भी भूल जाती है कि हाँ हम बदल दिया, अरुण जी ने नया नेता बना दिया, तो चलो इनके साथ। तो अब कर्नाटक में भी आपके पास नए चीफ मिनिस्टर हैं, क्या? देखिए, येदियुरप्पा जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उन्होंने खुद यह इच्छा व्यक्त की कि अब हम जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 25 ईयर पार हो गया था, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और येदियुरप्पा जी ने रिजाइन किया। और येदियुरप्पा जी पूरे प्रदेश भर में दौड़ा कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक में जितने भी नेता हैं किसी पार्टी में, अगर सबसे टॉलेस्ट लीडर है तो वो BS येदियुरप्पा जी है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और बोम्मई जी उसके बाद आए, एक सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री हैं। उस प्रकार से कर्नाटक में गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत काम हो रहा है। अरे जरा एक बताइए कि PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कर्नाटक के सभी किसानों को 6,000 रुपये केंद्र से और 4,000 रुपये प्रदेश सरकार से मिल रहा है, 10,000 रुपये साल का जी। तो राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे हो भाई? डीजल पेट्रोल सबसे अधिक महंगा राजस्थान में पूरे देश भर में। तो येदियुरप्पा जी का एक मार्गदर्शन, बोम्मई जी का नेतृत्व, और हम जो काम किए हैं उसके आधार पर हम जा रहे हैं। और कर्नाटक में मालूम है कितना 42% FDI कहीं आई है, तो कर्नाटक में आई 42%। पूरे देश की FDI कर्नाटक में आई है। अभी ग्लोबल से आज भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी के संबंध में टेक समिट हो रहा है। इससे पहले इन्वेस्टमेंट समिट पिछले हफ्ते हुआ। 10 लाख किसान के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया। अच्छा सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है। और कांग्रेस तो डिवाइडेड हाउस है, खड़गे जी भी वहीं से आ गए, DK शिवकुमार, सिद्धरमैया, दोनों में डिवीजन है। राहुल गांधी, खड़गे जी का इशू मत उठाइए, फिर वो कांग्रेस कहेगी कि देखो हमने तो चुन लिया था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अब आप तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट करते नहीं, तो क्यों कांग्रेस ऐसे इशू कोई नहीं उठाना चाहिए जिस पर फिर से विवाद हो? नहीं, हम विवाद की बात नहीं कर रहे। पार्टी में तो इलेक्शन नहीं होता ना। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी जी, बीजेपी में तो इलेक्शन नहीं होता। राहुल गांधी जी पद यात्रा करके आए, भारत जोड़ो यात्रा किस हिसाब से निकले हमको तो मालूम समझ में नहीं आता। भारत सदियों युगों से एक रहा, फिर भी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। कर्नाटक में गए। अब कर्नाटक में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, हिंदुत्व क्या डेफिनेशन बताया। उनके ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने कहा कि हिंदू का मतलब एक आता है डर्टी,
मतलब हिंदुओं को बदनाम करने के लिए लगातार कांग्रेस इस प्रकार का काम करती है। अगले दिन कहे माफी नहीं मांगूंगा। पूरे कर्नाटक के कार्यकर्ताओं ने कहा आपका लगातार हिंदुओं को बदनाम करने की बात करते हैं। हमने भी प्रश्न खड़ा किया था कि सतीश झारकीवाला जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब जन्म लिए थे 10 साल तक मंदिर उंदिर जाते थे। सर अब सतीश जी पे बात मत कीजिए, मुझे पता नहीं फिर अभी चुनाव में आप उन्हीं को टिकट दे देंगे। नहीं, किस प्रकार से हिंदुओं को बदनाम करने का काम करते हैं लगातार। आपके लिए फायदे की बात है, फिर आप ही उसका उनका टिकट फाइनल कर देंगे। ना कभी नहीं। कांग्रेस लगातार ये लोग अरुण जी ने फाइनल कर दिया बीजेपी की। लगातार बदनाम करने का एक काम करते हैं। जब भी मौका आता है कांग्रेस के नेता हिंदुत्व राहुल गांधी से सीख करके उसको बदनाम करने का आप काम इस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहते ना खड़गे साहब के इलेक्शन पर, क्योंकि नहीं होता पार्टी में। छोड़िए, जब अब कोई नहीं मिला है तो पहले तो गहलोत जी बनने चले थे, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला तो चलो खड़गे जी बन जाएंगे। एक चीज समझाइए सर कि ये कोई नहीं मिला तो बना दिया। लीडर्स जो है वो सब आप ही के कान में आके क्यों बोलते हैं? जैसे आपने बताया कि येदियुरप्पा साहब ने बोला कि अब वो अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, अचानक उनको कैसे आकाशवाणी होती है? फिर आकाशवाणी विजय रूपानी जी को होती है कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, फिर पूरी कैबिनेट को होती है, फिर पूरी कैबिनेट को ये भी आकाशवाणी होती है, या आपके कान में आके कहते हैं नहीं हमको टिकट ही नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना। 80 साल का आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, 60 साल का आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहता। नहीं, हमको नहीं। और वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कहते, सब आपके कान में आकर कहते हैं। नहीं, येदियुरप्पा जी प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलकर उन्होंने कहा था कि अब जो है मुख्यमंत्री किसी को और बनाइए, रिजाइन किए। येदियुरप्पा जी ने अभी संकल्प लिया और जनता के बीच में कहते हैं कि ये हमारा जो है, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि जनता से वहाँ कह रहे हैं कि मैं 150 सीटें कर्नाटक में जीत करके मोदी जी के झोलू में डालूंगा। इसलिए येदियुरप्पा जी चारों ओर घूम रहे हैं। ये बड़प्पन है, अब बड़प्पन है। मुश्किल हो जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में है येदियुरप्पा साहब, और फिर कर्नाटक के चुनाव हो, बोम्मई साहब के टिकट अलग हों, अरुण सिंह जी के टिकट अलग हों और येदियुरप्पा साहब के टिकट अलग हों। मैं इतने कहूँगा, जरा कर्नाटक में जाके पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक मत एक राय से वहाँ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। किसी भी से जाके पता कर लीजिए, कोई मीडिया वाला भी नहीं कहेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वहाँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है या डिफरेंसेस है, कोई नहीं बोलेगा। सभी नेता एक मत से काम कर रहे, एकजुट होकर के काम कर रहे कर्नाटक में। ये हमारी शक्ति है। कर्नाटक में सरकार फिर से बनेगी 100%। राजस्थान में आप सरकार, मैं बता 100% कांग्रेस वहाँ के कांग्रेस का हारेगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः कर्नाटक में सरकार बनाएंगे। और राजस्थान में 3/4 बहुमत से सरकार बनाएंगे। वन साइडेड विक्ट्री। कांग्रेस तो जब ये बताइए, जो कांग्रेस के मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी चलती रही तो कांग्रेस के इतने विधायक आएंगे एक फॉर्चूनर में जाएंगे। हम थोड़ी कह रहे हैं, कांग्रेस के ही मंत्री विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ये होगी राजस्थान में कि एक फॉर्चूनर में जाएंगे। फॉर्चूनर में कितने आते हैं? 6 आएंगे, एक 2 और बैठा लो, 8 आ जाएंगे। उनके ही लोग बोल रहे, हम नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। कितने लोगों को आप टिकट दे रहे हैं कांग्रेस के राजस्थान में? हम उसके बिना कहाँ काम चलता है? उत्तराखंड में आपने दिए, गुजरात में दिए, हिमाचल में दिए, सब जगह दिए, गोवा में दिए। तो अब राजस्थान में कितने लोगों को? हम किसी कांग्रेस वाले को टिकट नहीं देते। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर लेता है उसको टिकट देते हैं। कांग्रेस के लोगों को टिकट नहीं देते, हम अपने लोग देते हैं टिकट। उनको टिकट नहीं मिल पाता, इसलिए तो वो गुजरात बीजेपी में कमलम के दफ्तर को बंद करना पड़ा। सर आपको तो सब पता ही रहता है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, कांग्रेस में रहने के कारण उनको घुटन महसूस होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है, जो न उनकी स्पष्ट नीति है, न उनकी नीति है, और नीयत में खोट है, दिशाहीन है, तो उससे लोग परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरुण जी को मैं जानता हूँ, उनका पार्टी कार्यकर्ता के साथ मन जुड़ा रहता है। तो आपको तकलीफ होती होगी ना कि पार्टी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से जो कल आया उसको टिकट दे दिया, साइन आपने किया, लेकिन फिर भी मन तो दुखी। नहीं, हमारे पार्टी में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता ही दी जाती है। अगर आप सूची निकाल के देखेंगे, कोई भी इलेक्शन सूची निकाल के देखें, तो 90-95% पुराने ही कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है। 2-3-4% होते हैं, 2-3-4% जो अच्छे लोग होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट करके आते हैं, हमारी आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनको टिकट देते हैं। तो 95% तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही, पुराने कार्यकर्ताओं को ही हम टिकट देते हैं। कोई भी सूची निकाल के देख लीजिए। सर जितना बार आपने चर्चा की, प्रधानमंत्री जी की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया जाता है, लोग भूल ही जाते हैं कि इस पार्टी में एक अध्यक्ष भी है। नहीं, अध्यक्ष है ना, इतनी देर में हमारे बीच में भी चर्चा देश का नड्डा साहब का। आप देखिए, आप देश के नेतृत्व की बात कर रहे हैं।
और मैं देखता हूँ और- फोटो छपती है, और कोई पार्टी आप का दूसरी पार्टी का जब- नेता आ रहा है, नहीं, जब वो आप पहले सब- होम मिनिस्टर से मिल रहा है, अमित एक- शाह जी से मिल रहा है, फिर प्रधानमंत्री देश जी का आशीर्वाद। नेतृत्व हम सभी को गर्व की अनुभूति होती है। कैसे योगी, तपस्वी, लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में हम सबको गर्व की अनुभूति होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्तित्व वाले आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे पार्टी का भी वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे पार्टी को भी नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, अगर संगठन की बात जब आप करेंगे, मतलब पार्टी सरकार सब कुछ प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। नहीं, सरकार प्रधानमंत्री चला रहे हैं और पार्टी के हमेशा वो मार्गदर्शन देते रहते हैं समय आने पे, क्योंकि वो संगठन वो भी तो जानते हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित भी करते रहते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। हाँ, संगठनात्मक काम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखते हैं। अगर आपको कोई संगठन की पूछेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी की बात करेंगे, अगर संगठन की पे बात करेंगे तो। लेकिन जब देश कहाँ जा रहा है, कर्नाटक कहाँ जा रहा है, राजस्थान कहाँ जा रहा है, तो हम सब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। नेतृत्व तो नहीं का है। सर, एक और चीज़ मैंने देखी भारतीय जनता पार्टी में कि वो पार्टी और सरकार को अलग अलग समझते हैं। हम समझते थे कि सरकार, पार्टी की सरकार है तो सरकार ही है। अब मैं देखता हूँ कि जो जबरन धर्मांतरण है, फोर्सफुली कन्वर्जन है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए कानून। आपकी नहीं, सरकार है, आप बना दो कानून। अलग अलग नहीं देखते वो। हम कहते हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हाँ, लेकिन हम फिर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कानून सरकार है। आप बनाइए ना, क्या मांग कर रहे हैं? कानून आप बनाइए जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए। अच्छा, तो बनाया नहीं, यहाँ कर्नाटक में बनाया ना। देखिए, कर्नाटक में मैं बताता, इसलिए आपको दे रहा हूँ, कर्नाटक में जब सिद्धरमैया की सरकार थी, पीएफआई का जाल फैला हुआ था, 23 हिंदुओं की हत्या हुई थी। आज जो पीएफआई पे प्रतिबंध लगा कि नहीं लगा? गो हत्याएं होती थी, उसमें प्रतिबंध नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, गोहत्या पे प्रतिबंध लगाया, धर्मांतरण पे प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। आपको लगता है कि केंद्रीय स्तर पर धर्मांतरण पर कोई कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए? तो राज्य सरकार अपना काम कर तो रही है ना। ये केंद्र की तरफ से, मैं ताकि कहा एक ना, बार में झंझट खत्म हो अरे जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं वो काम कर तो रही है, लगा तो रही है। वो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ नंबर आता है। सर, कितने दिन इंतजार करेंगे? 3 साल आप पहले केंद्र में बना दो। नहीं भाई साहब, 3 साल पहले हम लोगों ने ये सब लगा दिया कर्नाटक में। ऐसा यूसीसी के साथ कर रहे हैं। अभी हिमाचल, उत्तराखंड में चुनाव हुए तो आपने उससे पहले कमेटी बना दी, फिर हिमाचल में चुनाव हुए तो बना दी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बताइए कि हमारा जो मैनिफेस्टो कानून बना दे। ना, हमारा मैनिफेस्टो शुरू से उठा लीजिए। मैनिफेस्टो में 3 बातें रही है। हाँ भव्य राम मंदिर बनना, जी, धारा 370 का समाप्ति करना जी। और यूसीसी के लिए लागू करना। तो यूसी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि यूसीसी को तो केंद्र में लागू कर दें। मैं कह रहा हूँ कि अभी देखो उत्तराखंड की सरकार ने किया, कमेटी बना दिया, अभी गुजरात ने किया, तो राज्य सरकारें काम कर रही ना। मतलब 11 राज्यों में, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, तो अब 18 चुनाव होंगे तब जाके नहीं, 18 राज्यों में 18 राज्य में हमारी कानून सरकार है। आने वाले समय में और राज्यों में हमारी सरकार बन जाएगी। तो फिर और इंतजार करना पड़ेगा हमें सब राज्यों के लिए। नहीं, राज्य सरकार तो कर ही रही ना काम। केंद्र में नहीं चाहते आप कि केंद्र कानून बना दे? जब राज्य सरकार कर रही तो केंद्र की जो जरूरत होगी तो केंद्र भी करेगी। अभी तो राज्य सरकारें काम कर रही ना। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता रही है शुरू से। हमको चोरी छिपे बात नहीं करते। कांग्रेस से पूछे कि यूसीसी के पक्ष में और विपक्ष में कांग्रेस न हाँ कहेगी न कहेगी। हम कहते हैं कि हमने कहा है राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य राम भगवान का मंदिर। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, योगी जी के प्रयास से, पूरे सबके प्रयास से यह काम हुआ। जजों को लगा कि तथ्य जो है यह है, भगवान राम वहीं जन्म लिए थे। सभी 5 जजों ने जाके निर्णय दिया और प्रधानमंत्री जाके भूमि पूजन किया, भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो गया। हमने मैनिफेस्टो में कहा था आप भी जाकर के 2 साल बाद जाके भव्य राम मंदिर का दर्शन करिएगा, प्रभु राम का दर्शन करिएगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। और हमने 370 धारा की प्रतिबद्धता कही थी उसको हटाने का। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अब बताइए, उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए, एक देश में 2 निधान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके सपनों को साकार कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के किया। खिलाफ तो आपने पीडीपी के साथ सरकार बना, उनकी आत्मा के खिलाफ तो आपने पीडीपी के साथ सरकार बना ली। अच्छा है कि आप बड़ा देखिए, बड़ा क्या हुआ, 370 धारा समाप्त हुआ ना। ऐसा हो कि हम जम्मू कश्मीर में दोनों क्षेत्र जो है जम्मू और कश्मीर, उनका समग्र संतुलित विकास हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर कोई भी जाए तो देखेगा काफ़ी वहाँ विकास हो रहा है।
रेलवे लाइन वहाँ नई नई रेलवे लाइन आ रही हैं और वहाँ पर रोड बन रहा है, ऑल वेदर रोड बन रहा है और वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। जम्मू कश्मीर में अच्छा विकास हो रहा है। नहीं सर, वहाँ पर तो जो काम 30 साल में नहीं हो वो हो रहा है कि टारगेटेड किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। पहले यह आतंकवाद की जो- घटनाएं होती थी, अब टारगेटेड किलिंग हो रही है। या आतंकवादी जो हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका समाप्ति होगा। अंतिम लड़ाई वो लड़ रहे हैं अस्तित्व बचाने के लिए। पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े दिखाइए, यह भी गलत है, लेकिन पहले देखिए किस प्रकार से सीमा पे हमारे जवान शहीद होते थे, हजारों हजारों की संख्या में। निर्दोष लोग वहाँ, मतलब निर्दोष लोगों की हत्या होती तो वहाँ थे ही नहीं लोग। अन्य प्रांत के एक जो कश्मीरी पंडित थे वो छोड़ के वहाँ से निकल चुके थे। आज विश्वास पैदा हो रहा है, वहाँ लोग जाके रह रहे हैं। सर अभी मैं पुलवामा जाकर आया था, अभी भी लोग याद कर रहे हैं पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के लोग आतंकवादी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना। पहले तो क्या होता था, उधर से जब गोली चलती थी तो इधर से परमिशन मांगते थे यूपीए के समय में। अब कहे परमिशन की जरूरत नहीं है, उधर से अगर पाकिस्तान से गोली चलती थी इधर से गोला दागो, और अगर वो इधर आते हैं तो जाकर अटैक करो अंदर। अंतर है। अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले भी जाकर आया, वहाँ काम चल रहा है, एक मंजिल बन गई है। जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राम मंदिर के बाद अब और मंदिर पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो काशी को और मथुरा को लेकर जो आंदोलन चलाने की बात हो रही है वो होनी चाहिए, या अब राम मंदिर पर ये बात ख़त्म कर देनी चाहिए? हाँ, देखिए इसके बारे में हमको कोई कुछ कहना नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और यह देखिए कि जब राम मंदिर का निर्णय आया, सभी समाज ने एक साथ मिल करके उसको स्वीकारा, किसी प्रकार की एक भी हिंसा नहीं हुई जी। यह भारत की एकता अखंडता को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से जब धारा 370 समाप्त हुआ, 370, तो उसमें सबने उसको स्वीकारा। तो भारत का जो यह सांस्कृतिक जो वैल्यू है, भारत की विशेषता जो है, अनेकता में एकता, वो अलग ही है। यह जो आप कह रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म का अपना रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे की पूजा पद्धति का भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यह विषय ऐसा है, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। सर आपने राम मंदिर निर्णय की बात की, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ही एक लाइन लिखी गई है, पूरा एक पैराग्राफ है जिसमें कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो कंटिन्यू रहेगा। राम मंदिर पर बात खत्म हो गई है और अब कुछ नहीं होगा। आजकल बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन चल रही हैं, बहुत सारी बात हो रही है। आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव होना चाहिए या उसे ख़त्म करना चाहिए? देखिए, यह तो जो है कोर्ट को तय करना है, और बाकी यह कोई मुद्दा नहीं है। आज देश और विदेश के करोड़ों हिंदुओं को जब देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भव्य कॉरिडोर से निकलते हैं प्रचंड तरीके से टीका लगा करके, तो मन प्रफुल्लित होता है, गर्वान्वित होता है। उज्जैन से निकलते हैं महाकाल के जो दर्शन करके, और जिस प्रकार से वहाँ सौंदर्यीकरण हुआ, तो लोगों को खुशी की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। तो ये सब बाकी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें निपट जाएंगी, इसमें कोई चीज़ नहीं हो, कोई इसमें वो नहीं है। एक चीज़ और छोटी सी सब लोग कहते हैं, इसी से जुड़ी है कि माइनॉरिटी को लेकर अभी खुर्शीद साहब भी मौजूद थे, तो वो चिंता जाहिर कर रहे थे और लोग भी जाहिर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऐसा आरोप लगाते हैं लोग कि जो माइनॉरिटी है, हमारी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक हैं, उनमें एक खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। आप एक डर पैदा कर रहे हैं। वो क्यों कहते हैं? वो आज नहीं, वो 50 साल से यही कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। और वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे खौफ नहीं होता, किसी को डर नहीं लगता। वो इसलिए कहते हैं कि जिससे कि कांग्रेस जो है माइनॉरिटी को हमेशा वोट बैंक के तराजू पे रख करके काम किया है। वो अल्पसंख्यक को तुष्टिकरण के लिए ऐसा कहते हैं। वो भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आज नहीं, कई दशकों से यही करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो माइनॉरिटी पे आक्रमण हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है।
अरे भैया जाके मुरादाबाद देख लो, मेरठ देख लो, और किसी भी रामपुर जाके देख लो, माइनॉरिटी को मकान मिल रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास मकान योजना के तो मकान भी मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी मिला है, शौचालय भी बन रहे हैं, अनाज भी मिला, सभी, अब उनके घर में नल से जल की भी व्यवस्था हो रही, सभी सुविधा सबको मिल रहा है, कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को मान करके सरकार भी काम कर रही है और उसका लाभ सबको मिल रहा है। सर, सब यही बात मैं जानना चाह रहा था कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हर दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, 160 कैंडिडेट के नाम आते हैं, 40 कैंडिडेट के नाम आते हैं, लेकिन पिछले इतने दिन में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आपने नहीं बनाया। 14% आबादी को आप पार्टिसिपेशन नहीं देंगे और कहेंगे सबका साथ सबका विकास। सरकार की योजनाएं तो आप नल काट के थोड़ी देंगे कि विजय त्रिवेदी के घर पर नल आ जाए और अरुण जी के नल आ जाए और उसके अगले सलीम साहब के नल कट थोड़ी जाएगा, वो तो आएगा ही। तो सरकारी योजना पर क्या गिनाना जब पार्टी को ऐसा नहीं, ये सोच की बदलाव है। जब यूपी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का। क्यों कहते थे भाई? हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार, देश के खजाने के पे पहला अधिकार किसी का है? गरीब का, किसान का है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। जहाँ तक टिकट की बात आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछना ही चाहिए। स्थानीय निकाय के बहुत सारे स्थानों पे आप देखेंगे तो बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, भाजपा टिकट भी देती है और जीतते भी हैं। पिछली बार राजस्थान में भी यूनुस खान मंत्री थे, अल्पसंख्यक वर्ग के थे। यहाँ अपना नकवी जी भी मंत्री थे। होता क्या है कि जो चुनाव लड़ते समय योग्य और जीतने वाला कैंडिडेट होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है। अल्पसंख्यक का भी जीतने वाला कोई मिलेगा तो जरूर भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है, दी भी है और देगी भी, लेकिन जीतने वाला के मिलेगा तो जरूर देगी। जी सर, आखिरी सवाल तक पहुँचने की 2024 की बात आ रही है। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में, क्या होगा नहीं होगा, चुनाव होगा, और लगातार विजय रथ जो है, जगन्नाथ जो है बीजेपी का चल रहा है 2014 से, राज्यों में भी चल रहा है, लोकसभा में लगातार बढ़ोतरी हुई है, राज्यसभा में बढ़ोतरी हुई है। इससे कुछ लोगों को लगता है, जो संघ के और पार्टी के लोग हैं, वो समझते हैं कि पार्टी में एक तानाशाही डिक्टेटरशिप आने लगी है। जो पार्टी वाजपेयी सरकार के वक्त में, वाजपेयी जी के वक्त में कलेक्टिव लीडरशिप की पार्टी थी, वो आज वन मैन पार्टी हो गई है। हालांकि संघ का तो सोच वही है, एक चालुकानुवर्ती वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप से वन मैन लीडरशिप पर आ गई है। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा जी। ज़्यादा तो लोग ये नहीं मान रहे हैं कि भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर सरकार आएगी। ये सभी यही मान रहे हैं, सब लोग यह मान रहे हैं कि 2024 फिर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएगी। सब मान रहे हैं, नंबर 1। ठीक है। जब पार्टी में डिक्टेटरशिप होती है ना, तो अलग अलग राज्य जीतते नहीं हैं। अलग अलग राज्य की अलग परिस्थिति होती है। असम की अलग परिस्थिति है, हमने सरकार बनाई। उत्तराखंड की अलग परिस्थिति होती है, नागालैंड की अलग परिस्थिति होती है, गोवा की अलग परिस्थिति है, दूर दराज मणिपुर है, उसकी परिस्थिति अलग होती है, उत्तरांचल अपना अरुणाचल की अलग परिस्थिति है। हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति में भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, टीचर का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी पार्टी में संभव नहीं है। अब तो कांग्रेस में भी दलित अध्यक्ष बना लिया है। वो तो मजबूरी में बनाया। पहले गहलोत जी चले थे बनने के लिए, उनको किनारे कर दिया, फिर वो आ गए। वो क्या ऊर्जा देंगे? हम तो उनके बारे में, किसी अध्यक्ष के बारे में बोलना नहीं चाहिए, या हमारा संस्कार भी नहीं है। अब वो कांग्रेस को सोचना है कि कितना वो ऊर्जा दे पाएंगे, कितना भी पार्टी को, जो एक बिना दिशाहीन पार्टी को किस प्रकार से वो आगे बढ़ा पाएंगे, वो तो कांग्रेस सोचना है। आपको लग रहा है कि सर बहुत सारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टीज में, ममता जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश जी हैं, स्टालिन साहब हैं, आज की बात केसीआर हैं। ये आज की बात नहीं है। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती विधानसभा, तो सोची कि मुलायम सिंह को हम प्रधानमंत्री बना देंगे।
जब मायावती जी जीती थी सब बसपा, तो कुछ दिन वो भी ख्वाब में थे कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। जब टीएमसी में जब ममता बनर्जी जीती तो उनको भी ख्वाब आ गया कि हम भी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। केजरीवाल पंजाब में जीतते हैं तो उनको भी ख्वाब आ गया कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये जितने भी हैं सब प्रधानमंत्री ख्वाब लेकर के बीच बीच में बनते रहे और उनका ख्वाब टूटता रहा। इसलिए एक कभी एक हो ही नहीं सकते और इनके सपने जो है ना वो सपने ही रहेंगे, ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। इनका कभी भी हकीकत इनका कभी पूरा नहीं होगा। और यह कुर्सी खाली ही नहीं है तो फालतू के लिए इन सबको कुर्सी को और देखना ही नहीं चाहिए। उस कुर्सी में पहले से ही लिखा है कि 2024 में सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी फिर बैठने वाले हैं, तो उसके क्यों देखते हो उसकी ओर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कि धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ढेर सारी शुभकामना आपको कि जिस प्रकार से न्यूज़ इंडिया चैनल का एक कन्क्लेव हो रहा है और जो टीआरपी बढ़ रही है, लोगों की लोकप्रियता इस चैनल के बारे में बढ़ रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा यह चैनल और इसी प्रकार से बढ़ता जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती समय से इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी, जिनके कंधों पर राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्य की जिम्मेदारी है। और न्यूज इंडिया के इस राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में लगातार आज सुबह से कई नेता पहुंचे और उन्होंने अपनी बातें रखी, शुभकामनाएं दी न्यूज इंडिया को। और हमने 1 साल पूरा किया है और 1 साल में जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं वो अपने आप में खास रहा है और ऐसे ही ये कॉन्क्लेव जारी रहेगा।